Hello dear students, once again welcome to the channel Study with Banking Academy. I am Abhay Shah once again in front of you with this video in which we will be covering closed test which has a weightage of almost 8 to 10 marks in exams, maybe prelims, maybe mains, IBPS, SBI, RRB, Gramin Bank, whatever. ठीक है, तो क्लोज टेस्ट के सॉल्व करने के बेसिक तरीके जो है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। एक बार वो डिस्कस हो जाए फिर एक क्लोज टेस्ट सॉल्व भी करेंगे और उसके बाद जंबल जो 4 आपको दिए थे होमवर्क में लास्ट वीडियो में, इस बार मैंने ऐसा किया कि उसके आंसर्स नीचे रख दिए हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके आंसर्स भी दिए हैं, लेकिन इस बार मैं स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिए उसके नाम पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सेकंड के बाद 4th वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी उसके आंसर्स वहाँ मैं डाल दूंगा और आप कमेंट्स में मुझे बताना कि वो जो 4 जंबल थे लेवल 2 के, उसमें से कौन सा वाला जंबल है जो आप चाहते हो कि इसमें सर मुझे समझ में नहीं है, एक बार आप थोड़ा सा डिस्कस करोगे, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं क्लोज टेस्ट के सॉल्व करने के पैटर्न पे। जनरली एग्जाम में ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतने ही मिनट्स हम उसके लिए डिवोट कर सकते हैं, ऐसा मैं मान के चलो। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 10 मार्क का क्लोज टेस्ट आता है तो 8 मिनट के आजू बाजू का समय अगर उसमें दिया जाए तो सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। अब 8 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स, वो अगर अभी हम सोचें तो हो सकता है उसके ऊपर अच्छा सा वर्क कर पाए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्लोज टेस्ट मतलब आपको पता ही है कि ऐसे कुछ थोड़ा सा 3-4 लाइन का पैराग्राफ दिया होता है, कहीं पे नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक, कहीं पे नंबर 2 और कहीं पे नंबर 10 करके फिल इन द ब्लैंक्स दी होती है। और हर एक फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ऑप्शंस भी दिए होते हैं जिसमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जैसे ही क्लोज टेस्ट आया पहला सेंटेंस पढ़ा और पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद नंबर 1 में क्या आंसर आएगा वो पता नहीं चल रहा है, पूरा सेंटेंस का हिंट क्या दिया जा रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी ज़्यादातर बार में हम ऐसा करते हैं कि कोई एक 5 में से किसी ना किसी जुगाड़ लगा के कोई 4 को कैंसिल कर देते हैं और किसी एक को फाइनल कर देते हैं, जबकि लॉजिकल श्योरिटी होती नहीं है। डियर फ्रेंड्स, उसका एक दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई नहीं है, नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 2 पे नहीं है, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ जैसा दिया है वैसा का वैसा पढ़ जाओ। उसके 2-3 फ़ायदे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये करने का तरीका आपको कितना फ़ायदा करके गया। ठीक है, आई विल बी ईगर टू वॉच योर कमेंट्स। ठीक है, तो उस आधार पे और डिटेल में मैं डिस्कस कर पाऊँगा। ठीक है, आपका आंसर मुझे मिले उसका एक ही ज़रिया है कमेंट्स। ठीक है, तो उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसे आप बढ़ गए तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग है, सपोज़ ये पैसेज या क्लोज टेस्ट जो आपको हिंदी में दिया होता अगर, तो बहुत बार आप बिना ऑप्शन के भी अच्छे खासे आंसर लेके आ जाते। डियर स्टूडेंट्स, आप सोचो वो आंसर कैसे आता है, वो आप पूरा सेंटेंस समझते और थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करते और थोड़ा सा आइडिया लेके आ जाते कि हाँ ये 1 ये 2 ऐसे 2 वर्ड आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई वर्ड आ नहीं सकता है। क्योंकि ये इंग्लिश में दिया है तो भी जिसका रीडिंग का बैकग्राउंड अच्छा है उनको पहली बार क्लोज टेस्ट पढ़ने में ही बहुत सारे वर्ड्स के आंसर उनको हिंट मिलने लगेगी। जिनका रीडिंग बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं है, उन्होंने टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं तरीका डिस्कस कर रहा हूँ वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो काम का है ही है, पर जो नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा काम का है। ठीक है, तो कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा सोच के जाने का नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम वाला नहीं हूँ तो मेरा स्कोर कम आएगा या मैं क्या कर पाऊँगा। एग्जामिनर को वो नहीं पता है। आपको जो फंडा दिया जा रहा है उस फंडे को ध्यान से समझो, उस फंडा को अगर अच्छे से अप्लाई किया तो कोई भी मीडियम आपका हो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सपोज़ मैं 1-2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आपने भी सेंटेंसेस बोलने हैं। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, वेरी गुड, साथ में बोलने का मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आप बोल रहे हो। ठीक है, ऑल इंडियंस आर हार्ड वर्किंग सिटीजन्स। यस, अब मुझे आगे नहीं बोलना है। पहला सेंटेंस मैंने बोला पॉजिटिव था या नेगेटिव,
ओवरऑल सेंटेंस था वो अच्छा वाला बोला या बुरा वाला बोला, तो यस अच्छा वाला बोला। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, ऑल इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, या इंडियन सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग, या ऑल इंडियंस आर हार्ड वर्किंग सिटीजन्स, पॉजिटिव बोला मैंने। अब मैं आगे बोल रहा हूँ, ऑल इंडियंस आर हार्ड वर्किंग सिटीजन्स बट, अब जस्ट मैंने बोला बट, तो आप समझ सकते हो दो सेंटेंस पॉजिटिव बोलने के बाद अगर मैं बट बोलता हूँ तो बाद में आने वाला सेंटेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बच्चों? ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद के सेंटेंस में अगर उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दी, पहला सेंटेंस पॉजिटिव, दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव, फिर लिखा बट, और फिर जो सेंटेंस आया वो ऑफकोर्स कैसा होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव होगा। तो बहुत बार अगर हम पूरा क्लोज एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ ट्विस्टिंग एंड टर्निंग आ रहा है, ऐसे कुछ वर्ड से हमें हिंट मिलती है। और वो हिंट्स अगर अच्छे से पकड़ ली तो आंसर लेने में आसानी ये होगी कि सपोज़ यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आना है। अब वो लोग क्या करेंगे, नीचे दिए हुए हैं 5 ऑप्शंस, उस 5 ऑप्शन में से 2 या 3 कैसे देंगे? पॉजिटिव ऑप्शंस देंगे, और 2 कैसे देंगे? नेगेटिव। तो आप क्या करोगे, अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव का फ्लो पता चल चुका है तो आप ये पहला, दूसरा, तीसरा कैंसिल कर दोगे, 2 के बीच में लड़ाई होगी, उन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा, उसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी होगी। तो पहला स्टेप तो ये मिला कि जब भी आप जंबल सॉल्व करते हो आप, या सॉरी जंबल नहीं, क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो तो क्लोज टेस्ट का फ्लो पकड़ लो। या तो वो फ्लो कैसा होगा? पॉजिटिव, या तो वो फ्लो कैसा होगा? नेगेटिव। अगर ये आपको पता चल गया तो आपने पहला एनालिटिकल पॉइंट अच्छे से शुरू कर दिया। दूसरी बात, इसी में आगे एक बात वो ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर 1 में जो आंसर आने वाला होता है और नंबर 10 में आप जब कुछ पढ़ते हो तो नंबर 10 अगर ध्यान से पढ़ा है तो नंबर 10 वाले सेंटेंस में ही नंबर 1 के आंसर की बहुत बार हिंट भी दी हो सकती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि 10 में ही होगा, कभी बीच में भी हिंट दी हो सकती है, कभी लास्ट में भी हिंट दी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 मिनट में से पहली 3 मिनट का समय सिर्फ और सिर्फ हमें पैसेज का क्या कर लेना है? रीडिंग कर लेना है। अगर पूरे पैसेज को मतलब क्लोज टेस्ट को अच्छे से रीड आउट कर लिया तो पैसेज में फ्लो कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। दूसरा, पैसेज में आने वाली हिंट्स कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, या हिंट में कोई और वॉकेब दिया है, ऐसा कुछ भी दिया है तो उसके ऊपर भी अच्छे से हम वर्क कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है? वेरी गुड, साथ में बोलने का रीडिंग। ठीक है, अब और 5 मिनट में क्या करना है उस पर मैं बाद में आता हूँ। इसी में और एक पॉइंट बाकी है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो वो ये, थीम ऑफ द पैसेज। सपोज एक क्लोज टेस्ट आपके सामने मैंने रखा, ओवरऑल थीम जो उसकी थी वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से संबंधित थी। मतलब पूरा क्लोज टेस्ट किसके ऊपर था? मेडिकल फैक्टर्स। ठीक, अब अगर नीचे 5 ऑप्शन दिए उसमें से 3 ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिए और 2 ऑप्शन जो बचे उसमें से एक था स्टमक और एक था एब्डोमिनल या एब्डोमिन, तो पैसेज की थीम जो थी वो जनरल नहीं थी, वो मेडिकल टर्म से रिलेटेड थी। तो वहाँ आंसर स्टमक नहीं हो सकता है लेकिन एब्डोमिन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कोई बोलेगा तो स्टमक बोलेगा, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ होगी तो वो स्टमक में नहीं जाएगा, वो एब्डोमिन में जाएगा। या उसका उल्टा, सपोज मैंने जनरलाइज थीम दी हुई होती, जनरल क्लोज टेस्ट था नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए जिसमें आने वाली रोज़ाना चीज़ें बात की होती, तो शायद आपका आंसर एब्डोमिन नहीं होता, तब आपका आंसर होता स्टमक। इसका मतलब ये है मित्रों कि क्लोज टेस्ट में बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये वर्ड आ सकता है, ये क्यों नहीं आ सकता, दोनों सेम ही लग रहे। तो उसमें मैंने आपको आंसर अभी दिया, वो है पैसेज की थीम। अब पैसेज की थीम कभी भी पहला सेंटेंस पढ़ के पता चलती है क्या? कभी नहीं चलती है। पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लिया तो पता चल जाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के 3 फायदे हैं। अगर 3 मिनट में पहले पूरा क्लोज टेस्ट बिना ऑप्शन देखे, बिना फिल इन द ब्लैंक्स देखे सिर्फ पढ़ लिया तो एक तो फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा,
दूसरा हिंट मिल जाएगी, और तीसरा थीम भी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इन तीनों को समझ लिया तो वापस दूसरी बार 5 मिनट का समय लो और उस 5 मिनट में वापस ऊपर ऊपर से क्लोज टेस्ट देखना शुरू करो। इस बार आपको पूरा डिटेल में तो पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है एक बार, लेकिन इस बार ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। दूसरी बात, ये 5 मिनट में जब हम उसका सॉल्यूशन ट्रिगर करेंगे तो बहुत बार बच्चों आपने ऐसा देखा है कि 5 ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन पहला जो दिख जाए ना वो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे लव एट फर्स्ट साइट, और बाकी के 4 ऐसा लगता है ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगर उस स्टूडेंट को पूछे कि अच्छा क्या नहीं लग रहा है तो बोले सर ये समझ में नहीं आया ना तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और पहला जो है ना वो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये एकदम रूट लेवल पे हम यही करते हैं। हाँ, किसी का रीडिंग सेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो बिना ऐसा किए भी ऐसे ही हिंट लेके भी आंसर लेके आ सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि बाकी के 4 ऑप्शन क्यों नहीं आए ना उसका भी लॉजिक होना चाहिए। तो अभी आपके सामने मैं एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, और वो क्लोज टेस्ट जब मैं आपके सामने रखूँगा तो वापस मैं आपको 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का समय दूंगा, ठीक है, या 2 मिनट का समय भी देना पड़े तो देंगे। उसमें पूरा क्लोज टेस्ट एक बार आप देख लेना, और उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना है, सॉल्व करना नहीं है। 2 मिनट में पढ़ लेने के बाद मैं 3 मिनट की जगह 2 मिनट बोल रहा हूँ क्योंकि क्लोज टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक इकोनॉमिक और एक स्टोरी बेस्ड। पहले क्लोज टेस्ट को 0 लेवल से सीखना है तो स्टोरी ज़रूरी है। तो जो स्टोरी मैं आपको अभी देने वाला हूँ वो 2 मिनट में आप आराम से पढ़ सकते हो। तो मैं पूरी 2 मिनट दूंगा, अगर 2 मिनट में कम पड़ी तो कोई नहीं, वीडियो को वापस क्या कर लेने का, वेरी गुड, पॉज कर लेने का। मैं पॉज हो जाऊंगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा, ठीक है, आप ट्राई करके देखो। हाँ, उसके बाद हम पूरा क्लोज टेस्ट साथ में सॉल्व करेंगे। तब कैसे फ्लो, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे हिंट्स, कैसे थीम, वो सब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आपकी स्लाइड पे अभी आपको एक क्लोज टेस्ट दिख रहा है, जो क्लोज टेस्ट है किंग ऑफ रामपुर, ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब, अच्छे से एक बार उसको देखिए, फिर मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। स्टार्ट। आपको सिर्फ पैराग्राफ पढ़ना है, कोई आंसर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ ये 3 पॉइंट पे ध्यान रखना है, फ्लो, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा हिंट्स और तीसरा थीम। चलो क्विक क्विक, अच्छे से रिस्पॉन्स देना शुरू करो। आगे जाके अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मेरी इच्छा है कि लाइव वीडियो ले। तो लाइव वीडियो पे आपका क्या विचार है वो भी मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। टेक्नोलॉजिकली क्या करना है वो मुझे देखना पड़ेगा, हमारी टीम को देखना पड़ेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो पक्का करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लाइव वीडियो के लिए क्या उसकी कमेंट्स दीजिए। चलो, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग। ओके, डन। चलो, आपके पास स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मेरी स्लाइड ये रही, मैं यहाँ से क्वेश्चन देख के सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, मैं पहले से पढ़ता हूँ, साथ साथ में पढ़ते जाना और हम देखते जाएंगे आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो शुरुआत करता हूँ। द किंग ऑफ रामपुर वॉज नॉट डैश, मैं डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक डैश पढ़ूंगा। अब रामपुर का राजा क्या नहीं था, अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, होशियार नहीं था, मूर्ख नहीं था। आप चेक करो, 5 के 5 ऑप्शन में से कोई भी आ सकता है। काइंड, दयालु, क्रूएल, थोड़ा घातकी, हिंसक, जेनरस, उदार, वाइस, समझदार, ब्रेव, हिम्मत वाला, 5 के 5 आ सकते। तो वेट करने का, आगे हिंट आएगी तब हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टोरी प्रूव्स दैट, उन्होंने देखो खुद ही लिख दिया, आगे आने वाली स्टोरी ये साबित करेगी कि राजा कैसा नहीं था। तो पहले स्टोरी पढ़ो तभी नंबर 1 का आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो नंबर 1 को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। वंस ही पेड अ डैश टू अ टाउन अवे फ्रॉम हीज कैपिटल, एक बार उसने अपने नगर से दूर कोई था, वहाँ कोई छोटा नगर था
ठीक है, अपनी कैपिटल से दूर, वहाँ पे एक बार क्या किया, पे क्या किया, तो पे सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, होमेज। भाई होमेज का मतलब तो होता है श्रद्धांजलि देना, जैसे हमारे सोल्जर्स के लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। तो पूरा पूरा क्लोस्टर्स अगर आप पढ़े तो कहीं पे बीच में कोई ऐसा आया है कोई शहीद हुआ, ऐसा नहीं आया, तो होमेज गया। पेड अ विजिट, हाँ मुलाकात की, हो सकता है राजा अचानक जाता है और मुलाकात करता है, विजिट करता है, रखो। तीसरा लिखा है पेड अ डोनेशन। अब आप पूरा क्लोस्टर्स देखो, कहीं पे कोई गरीब है उसको दान देना है, ऐसा कुछ आया था क्या, नहीं आया, तो डोनेशन भी नहीं आएगा। आप चेक करो, मैं सिर्फ आंसर नहीं दूंगा, मैं आंसर के अलावा के बाकी के 4 ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे उसके ऊपर भी डिस्कशंस करूंगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख करो, फंड। अब देखो फंड है ना, फंड कभी पे नहीं किया जाता, फंड क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र। ये मैंने आपको लैंग्वेज का लॉजिक बताया, लेकिन पैराग्राफ का लॉजिक चेक करो तो कहीं पे फंड पैसा देना ऐसा कुछ तो आया नहीं है। और एक है पेड कंट्रीब्यूशन। अब पहली बात ये कि कंट्रीब्यूशन पे किया तो जाता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करो ये ज़्यादा टेक्निकल वर्ड हो गया। खैर दूसरा लॉजिक ये भी है कि पूरा पैसेज का थीम अगर आप पढ़ोगे तो कहीं पे कोई पैसा वसूली करना है या किसी को कंट्रीब्यूट करके देना है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। तो पक्का नंबर 2 में मेरा आंसर क्या आएगा, विजिट आएगा, ये तो पक्का हो गया है, ठीक है। चलो और आगे, Once he paid a visit to a town away from his capital, the king's staff governing the town welcomed the king. उसका जो वहाँ पे स्टाफ था उसने राजा का अच्छे से स्वागत किया। एज पर द किंग्स डिज़ायर, राजा की इच्छा के अनुसार, अ डैश ऑफ रिनाउंड पीपल ऑफ द टाउन वॉज कॉल्ड एट नाइट। अब आप चेक करो, जो भी था ना रिनाउंड पीपल, उसके बाद क्या बोला था, कॉल्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, बुलाना है, कॉल करना है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन देखो, रिवर्स में ऑप्शन देखते हैं इस बार। लिस्ट, भाई लिस्ट कभी कॉल नहीं किया जाता है, हाँ लिस्ट इश्यू किया जाता है, मे बी लिस्ट में बी रिक्वायर्ड। और दूसरी बात, आप पूरा क्लोस्टर्स पढ़ा है, अगर आपने पहले पढ़ा तो आपको पता चला कि यहाँ पे तो आगे जाके कुछ मैच बॉक्स खो गया था, आपने पढ़ा है ना 2 मिनट, तो ऐसा कुछ हिंट दिया है, तो कहाँ से लिस्ट मंगवाया जाएगा। और आगे देखो, लॉजिकली मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सर्वे, भाई सर्वे कभी कॉल नहीं किया जाता है, सर्वे क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो सर्वे कॉल करना तो गलत हो गया, लॉजिक से भी गया, लैंग्वेज से भी गया। प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस निकालना, जैसे दांडी मार्च की थी तो वो भी आगे जाके क्या बन गया था, प्रोसेशन। तो प्रोसेशन जो होता है वो तो ये किया जाता है, कॉल नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है, तो ये भी नहीं आ सकता है। और आगे मेजॉरिटी। अब आप एक बात बताओ, ऐसा अगर आप सेंटेंस में लिखोगे कि एज पर द किंग्स डिज़ायर अ मेजॉरिटी ऑफ रिनाउंड पीपल ऑफ द टाउन वॉज कॉल्ड, इसका मतलब तो ये है कि रिनाउंड पीपल 100 थे, तो उसमें से मेजॉरिटी को बुलाओ, मतलब 90% को बुलाओ या 51% को बुलाओ, बाकी को नहीं बुलाओ। आगे पूरे क्लोस्टर्स में ऐसा कुछ आया है कि कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को नहीं बुलाया, ऐसा कुछ आया, नहीं आया। इसका मतलब मेरा आंसर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वेरी गुड। राजा ने क्या बुलाई होगी, मीटिंग बुलाई होगी। आप चेक करो, हम सिर्फ आंसर्स पे नहीं जा रहे हैं, बाकी के 4 ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे, उस पे भी जा रहे हैं, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। और आगे, द पीपल डैश द किंग एंड बेस्टाउड देयर प्रेज ऑन हिम। भाई बेस्टाउड देयर प्रेज मतलब उनकी खुशियाँ, मतलब उनकी तारीफ, मतलब राजा की तारीफ़ों के फूल बरसाना, एक तरह से उसके ऊपर तारीफ़ों के फूल बरसाना, ठीक है, राजा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, ठीक है। अच्छा एंड बोला तो दोनों बातें सेम ही होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले तारीफ़ करूँगा फिर कंप्लेन कर दूँगा। एंड बोला मतलब या तो दोनों सही या तो दोनों गलत, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो आप चेक करो, द पीपल डैश द किंग, क्या, तो नीचे देखो द पीपल बोर्ड द किंग। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने झुकता हूँ
तो क्या मैं आई बो टू यू या आई बो डाउन टू, उसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा? टू। वो तो लिखा हुआ नहीं है, तो ग्रामर से पता चला कि ये पॉइंट आ नहीं सकता है। और आगे देखो सरेंडर्ड। अब एंड के बाद आप बोलते हो कि तारीफ कर रहे हो, तो जनरली युद्ध में अगर मैं आपके ऊपर जीत हासिल कर लूँ तो आप मुझे सरेंडर करते हो। दूसरी बात, सरेंडर के पीछे भी मुझे क्या चाहिए? सरेंडर के पीछे भी टू चाहिए। अगर टू नहीं लिखते हैं तो ये तो ऐसा हो गया कि लोगों ने, राजा था ना, वो ही सरेंडर कर दिया किसी को, अपने राजा को किसी को दे दिया। ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो और आगे, ग्रीटेड। हाँ, ग्रीटेड के लिए पीछे टू या ऐसा कुछ भी लिखना ज़रूरी होता नहीं है, तो द पीपल ग्रीटेड द किंग बिल्कुल हो सकता है। और आगे, द पीपल ऑफर्ड द किंग। भाई मैं आपको जब ऑफ़र करूँ ना तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं ऑफ़र क्या कर रहा हूँ। आई एम ऑफरिंग समथिंग, आई एम ऑफरिंग अ बेनिफिट, आई एम ऑफरिंग अ प्रिविलेज, व्हाट। तो सिर्फ ऑफ़र किया तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा ऑफ़र क्या है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑफ़र भी कैंसिल होगा। और कंप्लेन, पहली बात तो ये कि कंप्लेन के पीछे भी क्या चाहिए? टू चाहिए। और दूसरा, अगर आपको लगे नहीं भाई बिना टू के भी तो आ ही सकता है, तो आप ज़रा सोचो लॉजिक से। एंड के बाद आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो, आपके घर पे मेहमान आया, तारीफ़ करके तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर देते हो क्या? नहीं। और एंड से जुड़ी हुई दोनों एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 4 में मेरा आंसर आएगा ग्रीटेड। आप चेक करो, नंबर 1 में अभी तक आंसर आया नहीं है। और आप ऑब्जर्व करना कि कब नंबर 1 के लिए हिंट आ रही है। जब भी नंबर 1 के लिए हिंट आए आप मुझे बता देना, या बताना कि कमेंट में कि ये वाला सेंटेंस था, नहीं तो मैं ही बताऊंगा अभी। चलो और आगे, एंड ऑल सेट डाउन। सिट डाउन का पास्ट होता है सेट डाउन, सुनने बैठ गए या पता नहीं क्या, लिखा ही है आगे, सेट डाउन टू लिसन टू डैश द किंग हैड टू टेल देम। सब लोग बैठ गए कि राजा कुछ बोलने वाला है। अब आप सोचो, आपके टाउन में राजा अचानक आया हो, रात को अचानक मीटिंग के लिए बुलाए, तो आपके माइंड में क्या चलेगा? भाई राजा क्या बोलने वाला है? राजा किसके बारे में बोलने वाला है? राजा कुछ सजा देने वाला है क्या? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? तो क्यूरियोसिटी के लिए नीचे ऑप्शन में देखो तो लिसन टू केयरफुली द किंग। अब आप चेक करो, द किंग हैड टू टेल, तो किंग क्या कहेगा? केयरफुली तो नहीं आएगा। और आगे, अबाउट। देखो अबाउट द किंग, हम तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं? किंग खुद सब्जेक्ट है, किंग खुद कुछ बोलने वाला है, तो किंग के बारे में थोड़ी होगा, किंग खुद बोलेगा ना, तो अबाउट भी गलत। विच, कोई ऑप्शन दे रहे जा रहे क्या? कोई चीज़ों की बात कर रहे हैं क्या? तो विच भी नहीं आएगा। ऑल द किंग हैड टू टेल। अब आप जब ऑल द किंग बोलते हो तो ऑल के साथ तो किंग्स प्लूरल हो जाता है। और अगर आप ये बोलना चाहते हो कि वो सब जो राजा बोलेगा, तो ऑल दैट द किंग, बीच में दैट डालना पड़ेगा, वो भी नहीं आ रहा है। तो आप चेक करो, मैं डिस्कस करने के बहाने थोड़ा थोड़ा प्रीपोजिशन भी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा वर्बल खत्म होगा तो आगे जाके हम ग्रामर भी डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। चलो और आगे जाते हैं। व्हाट, तो राजा क्या कहने वाला है? बिल्कुल यही आपका आंसर आएगा। आप भी साथ में सोचते रहना। तो यस, बिल्कुल। चलो और आगे जाते हैं। नंबर 6, सडनली, अचानक, द लैंटर्न आती है ना बत्ती, ठीक है, गेव अवे मतलब बुझ गई, ठीक है। और आगे देखते हैं, लैंटर्न थी वो बुझ गई, ठीक है, जो दिया जैसा होता है जलता हुआ वो, ठीक है। इट बिकेम वेरी डार्क, सब वहाँ कैसा हो गया? अंधेरा हो गया। और आगे, लाइट द लैंटर्न, ऑर्डर द किंग। देखो इन्वर्टेड में लिखा है तो मैंने टोन चेंज किया, राजा ने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? लाइट द लैंटर्न, लाइट जलाओ। टू हिज सर्वेंट्स, नौकरों को ऑर्डर किया। अब आप समझ सकते हो, राजा आया और ऐसे ऑर्डर किया, लाइट चली गई, सबको बुलाया, तो राजा थोड़ा सा हिल गया होगा, या राजा का ऐसा बोलने से बाकी सब लोग डर गए होंगे, बहुत कुछ होगा ना। तो क्लोस्टस पढ़ो तो सिर्फ वर्ड्स में मत जाओ, क्लोस्टस पढ़ते समय एक्चुअल सीन क्या होगा थोड़ा आप हिंट ले सकते हो। वर्ड्स इसीलिए तो लिखे जाते हैं। अगर मैं बोलूँ आई एम एंग्री तो आप समझ सकते हो मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा। मैं बोलूँ आई एम हैप्पी तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करने का है, ठीक है। राजा ने ऑर्डर किया लाइट जलाओ,
और पीछे एक्सक्लेमेटरी दिया तो थोड़ा चिल्लाया भी होगा शायद, पता नहीं। आगे 5 minutes पास्ट। अब ये 5 minutes पास्ट को ना ऐसा नहीं पढ़ने का, आपको पता है ना जंबल नंबर जब वीडियो 1 में आया था 5 मार्क और 5 मार्क का फ़र्क। तो राजा आया है, मीटिंग हो रही है, तो 5 मिनट गए ऐसा नहीं बोलेगा, 5 मिनट चले गए, तो आपको थोड़ा इंटेंसिटी में फ़र्क आएगा। तो आगे देखो, द किंग शाउटेड, चिल्लाया, टू नो देयर वॉज डैश इन लाइटिंग द लैंटर्न, लाइट जलाने में क्या हो रहा है वो जानने के लिए वो चिल्लाया। तो नीचे ऑप्शन देखो, देयर वॉज डिफ़िकल्टी इन लाइटिंग द लैंटर्न, हाँ हो सकता है डिफ़िकल्टी। देयर वॉज टाइम, अगर समय होता तो 5 मिनट चले गए ऐसा नहीं बोलते ना, तो वो भी नहीं आएगा। और आगे देयर वॉज पेशेंस, अगर पेशेंस होती, धीरज होती मेरे पास, तो 5 मिनट चले गए, शाउट कर रहा हूँ, ये सब नहीं करता। तो टाइम भी गया, पेशेंस भी गया। और आगे डिले, डिले हो रहा है तो नो देयर वॉज डिले, हाँ हो सकता है डिले। और आगे हेस्ट, जल्दबाजी थी, अगर जल्दबाजी होती तो कब का हो गया होता, तो वो भी नहीं आएगा। तो 2 ऑप्शन बचे, या तो देयर वॉज डिफ़िकल्टी या तो देयर वॉज डिले। ठीक है, अब आप सोचो और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या आएगा, कोई लॉजिक। तो यस, वापस मैं पढ़ता हूँ, द किंग शाउटेड टू नो देयर वॉज डैश इन लाइटिंग द लैंटर्न, कब चिल्लाएगा, जब डिफ़िकल्टी। देखो राजा को आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उससे लेना देना नहीं है, उसका काम होना चाहिए, उसको तो ये दिखेगा भाई लेट हो रहा है, तो वो डिफ़िकल्टी के बारे में भी नहीं सोचेगा, वो किसके बारे में सोचेगा, डिले के बारे में। ठीक है, तो चेक करो, इस बार ऐसा हुआ कि 5 में से 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए लेकिन 2 बचे। अब जब 2 बचे तब इंग्लिश नहीं काम आया, तब लॉजिक काम आया। तो कहीं पे ग्रामर काम आएगा, कभी वोकैब का मीनिंग काम आएगा, और कभी ये दोनों के बाद भी आपको सिचुएशन देख के लॉजिक लगाना होगा। जब राजा चिल्लाएगा तो वो ये जानने के लिए नहीं कि डिफ़िकल्टी है, वो ये जानने के लिए, बोलने के लिए कि भाई डिले हो रहा है भाई। ठीक है, और आगे देखते हैं। माय लॉर्ड, किसी ने जवाब दिया होगा, देखो आगे लिखा है रिप्लाइड द सर्वेंट, क्या बोला, माय लॉर्ड आई एम डैश टू ले माई हैंड, ले मतलब ऐसे हाथ रखना, किसके ऊपर, ऑन मैच बॉक्स, इट इज़ सो डार्क। उसने बोला माय लॉर्ड मैं हाथ नहीं रख पा रहा हूँ मैच बॉक्स पे, बहुत अंधेरा है, ऐसा बोला। अब रख पा रहा हूँ या रख नहीं पा रहा हूँ, ऑफकोर्स रख नहीं पा रहा हूँ, तो नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो नीचे देखो नंबर 7 में आई एम अनेबल, बिल्कुल आ सकता है, अनेबल मतलब नॉट केपेबल, रख नहीं पा रहा हूँ हाथ, क्यों, क्योंकि अंधेरा है। दूसरा आई एम लुकिंग, भाई लुकिंग टू का मतलब होता है ढूंढना, तो यहाँ ढूंढ नहीं रहा था, यहाँ हाथ रखने की कोशिश कर रहा था, ऑफकोर्स ढूंढ रहा था, लेकिन तब लुकिंग के पीछे आप क्या बोलते हो, फॉर बोलते हो, लुकिंग टू नहीं। और आगे कॉन्फिडेंट, अच्छा ऐसा बोलेंगे हम कि मुझे बड़ा आत्मविश्वास है, मैं अभी हाथ रखने वाला हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या तो हाथ रख दूंगा या तो नहीं रखूंगा, आत्मविश्वास की तो बात ही नहीं। आप सोचो अंधेरा और सर्वेंट ऐसा रिप्लाई करेगा कि मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि मैं हाथ रख दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है। और आगे रेडी, अच्छा अंधेरा है, माचिस सामने है और मैं राजा को कह रहा हूँ क्या, राजा जी मैं माचिस पे हाथ रखने के लिए रेडी हूँ, आप बोलो, ऐसा होगा क्या, नहीं, तो रेडी का कोई सवाल हो सकता नहीं, लॉजिक भी तो लगाओ। और आगे आई एम ट्राइंग टू ले माई हैंड्स, हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक है मैं ट्राई कर रहा हूँ और एक है मैं अनेबल हूँ। अब आप सोचो बच्चों कि अनेबल आएगा या ट्राइंग आएगा और क्यों, इसका लॉजिक आप थोड़ा सोचो, फिर मैं डिस्कस करूँगा। तो पहली बात तो ये सोचो, दोनों सही है वैसे तो, कोई अगर किसी के सामने वैसे ही बोले तो दोनों सही है, लेकिन आप ज़रा सोचो 5 मिनट पहले चली गई है, तो राजा को भी पता ही है ना कि 5 मिनट से ट्राई तो सभी कर रहे हैं। अगर आप जो एक्चुअल परिस्थिति है वो राजा को नहीं बताओगे ना तो ज़्यादा गुस्सा होगा। तो 5 मिनट हो रहा है, राजा शाउट कर रहा है, राजा चिल्ला रहा है, अब जो है वो बता देना पड़ेगा कि भाई राजा जी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ट्राई करोगे तो राजा बोलेगा और कितना ट्राई करोगे, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ ऐसा स्वीकार लोगे तो सॉल्यूशन राजा कुछ आपको दे सकता है, और राजा ने सॉल्यूशन दिया है, आप चेक करो आगे। आगे क्या लिखा है, फूल मूर्ख, राजा चिल्लाया, क्या चिल्लाया, इफ़ दैट इज़ द केस, अगर ऐसी बात है
अब देखो आगे राजा क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है कैंडल जला लेने को, मतलब राजा सॉल्यूशन कब देगा, जब आप ट्राई कर रहे हो तब, या नहीं कर पा रहे हो तब। ऑफ कोर्स नहीं कर पा रहे हो तब, तो ट्राइंग कैंसल, क्या आंसर आएगा, अनेबल आएगा। और आगे नंबर 8, अच्छा फूल, राजा चिल्लाया, मूर्ख, स्क्रीम, चिल्लाया। अब चिल्लाएगा कैसे, खुशी खुशी चिल्लाएगा, दुखी होकर चिल्लाएगा, ऑप्शंस देखो पता चलेगा। लाउडली, भाई स्क्रीम का मतलब लाउड ही होता है ना, जोर से चिल्लाना ऐसा नहीं होता, चिल्लाना मतलब जोर से ही होता है, तो लाउड गलत है। एंग्रीली, हाँ हो सकता है राजा गुस्सा हो गया। और आगे एंग्शियसली, चिंतातुर हो गया, टेंशन में आ गया। अच्छा मुझे बताओ टेंशन और चिंता राजा को होगी या सर्वेंट्स को होगी, वेरी गुड, सर्वेंट्स को होगी। तो आंसर देते समय एंग्शियस होता है सर्वेंट, तो समझ में आता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो राजा क्या करेगा, लेकिन राजा खुद थोड़ी एंग्शियस हो जाएगा, वो तो गुस्सा होगा, तो एंग्शियस गलत। हैप्पीली, ऐसा होगा क्या, लाइट चली गई है, आप बराबर काम नहीं कर रहे हो, हम मुन्ना भाई MBBS के वो डॉक्टर है क्या जो गुस्सा है तो हंसते हैप्पी होते, नहीं होते ना, तो हैप्पीली छोड़ो, कैंसल। और पर्टिनेंटली, भाई पर्टिनेंट वर्ड का मतलब होता है रिलेवेंट, अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। तो एकदम सिचुएशन देख के ही राजा बोलेगा ऐसा नहीं होगा। जब राजा को लगेगा अब बहुत हुआ मेरा सब्र, तो वो चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा तो कैसे चिल्लाएगा, खुशी खुशी भी नहीं, अप्रोप्रिएटली भी नहीं। लेकिन देखो गुस्से में कभी होता है स्टैंडर्ड, इतना चिल्लाऊंगा उतना चिल्लाऊंगा, नहीं, तो कैसे चिल्लाएंगे, एंग्रीली। वेरी गुड। आप चेक करो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ऐसा क्लोज टेस्ट लिया है जिसमें हर पॉइंट पे सोचना तो पड़ ही रहा है, ठीक है। शुरुआत में शायद आप लोगों ने सोचा हो सकता है कि यार ये इतना रामपुर वाला, इतना इजी वाला क्लोज टेस्ट क्यों दिया है सर ने, लेकिन आप चेक करो क्लोज टेस्ट भले ही ईजी था, लेकिन मैंने जितने ग्रामर के पॉइंट बीच में डिस्कस किए, बीच में लॉजिक डिस्कस किया, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव कहीं थीम आया, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये पूरा काम आ रहा है। चलो और आगे देखते हैं। फूल स्क्रीम द किंग एंग्रीली, इफ दैट इज द केस, अगर ऐसी बात है तो आगे लिखा वाई डैश यू लाइट द कैंडल फर्स्ट। तो आप, अच्छा आप किसी को सजेशन कैसे देते हो, तो एग्जाम क्यों नहीं दे देता, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर लेता, अगर तू फेल हो रहा है तो पढ़ाई क्यों नहीं कर लेता, तेरे को गाड़ी नहीं आती तो ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेता। आप ऐसे सारे सवाल ना नेगेटिव बना के पूछते हो, तब जाके पॉजिटिव एडवाइस जाती है। तो आप चेक करो नीचे, वाई मस्ट यू लाइट द कैंडल, क्या मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों करना ही पड़ेगा, नहीं, तो मस्ट नहीं आएगा, राजा ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। वाई शुड यू, राजा सलाह के अर्थ में पूछ रहा है कि क्यों आपको कैंडल जलानी चाहिए, नहीं, अगर ऐसा सलाह देगा तो हम राजा के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। और आगे वाई डोंट, आप ये काम कर क्यों नहीं लेते, वाई डोंट यू अटेंड द वीडियो लेक्चर, वाई डोंट यू सॉल्व द लेवल 2 बुक, वाई डोंट यू सॉल्व लेवल 4 फॉर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, ऐसा तो नहीं कर रहे हम, ठीक है, तो वाई डोंट एक आ सकता है। वाई डिड, क्या ये कोई पास्ट की बात पूछी जा रही है, नहीं, अभी सलाह दी जा रही है कि ऐसा क्यों नहीं कर लेते, तो यस डोंट आ सकता है, डिड नहीं आएगा। और वाई डू यू, आप क्यों जला रहे हो, ऐसा नहीं पूछेंगे, आप क्यों नहीं जला लेते। सजेशन जब भी देना है तो नेगेटिव देना होता है, तो वेरी गुड। नंबर 9 में क्या आएगा, वाई डोंट। बच्चों आपको शायद नंबर 1 की हिंट मिल चुकी होगी। आप मैच बॉक्स ढूंढ रहे हो, लैंटर्न जो है, लैंटर्न उसको जलाने के लिए, ठीक है, और तब राजा ये सलाह दे रहा है कि भाई तेरे को मैच बॉक्स नहीं मिल रहा है ना, तो तू कैंडल जला लेना पहले, फिर मिल जाएगी मैच बॉक्स। राजा होशियार था या मूर्ख था, अच्छा राजा होशियार नहीं था या मूर्ख नहीं था, आप अलग अलग तरह से आंसर दे सकते हो। तो नंबर 9 तो हो गया, अब नंबर 1 पे चले जाते और नीचे ऑप्शन में देखते, तो द किंग वॉज नॉट काइंड, यहाँ दयालु की तो बात ही नहीं है। द किंग वॉज नॉट क्रूएल, हिंसक नहीं था, ऐसे भी बात नहीं होगी। राजा दयालु नहीं था, जेनरस उदार नहीं था, फिलैंथ्रोपिस्ट जैसा नहीं था, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वाइज और ब्रेव, अब ये जो सलाह दी ना उसमें उसकी फुलिशनेस या उसका फॉली दिख रहा है, मतलब ब्रेवरी हिम्मत की भी बात नहीं है, लेकिन समझदारी दिखी नहीं। तो राजा कैसा नहीं था, तो राजा वाइज नहीं था। अच्छा राजा कैसा था अगर लिखना होता तो हम फुलिश लिखते,
या अनवाइज लिखते? वेरी गुड। अब चेक करो, हिंट यहाँ पे काम आई, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे काम आ रहा है। और पैसेज की थीम, कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट आएंगे जिसमें थीम के ऊपर बहुत सारे आंसर्स आएंगे, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो उसने बोला भाई कैंडल जलानी है तो मैच बॉक्स, कैंडल जला ले और फिर मैच बॉक्स ढूंढ ले। आ गया, यू कैन सर्टेनली डैश द मैच बॉक्स। राजा और बोल रहा है कि पक्के तौर पे आप मैच बॉक्स को विद द हेल्प ऑफ कैंडल क्या कर लोगे? ऑफ कोर्स ढूंढ लोगे। तो ढूंढने के लिए नीचे ऑप्शंस देखते हैं। वॉच, क्या मैच बॉक्स को सिर्फ देखना है अभी? नहीं, ढूंढ लेना है। वॉच मतलब देखना, फाइंड मतलब ढूंढना, तो फर्क है इन दोनों में। ट्राई, मैच बॉक्स को ट्राई करना मतलब क्या? कोई नए कपड़े हो तो ट्राई करना समझ में आता है, ठीक है। और आगे टच, क्या मैच बॉक्स को सिर्फ ऐसे टच करना है? वो एलईडी स्विच है क्या कि वहाँ पे ऐसे टच करोगे तो लैंटर्न चालू हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आगे लाइट, लाइट मतलब जला देना भी होता है, तो क्या मैच बॉक्स को ही जला देना था? नहीं, क्या करना था? लोकेट करना था। लोकेट का मतलब क्या? ये रहा मैंने लिखा, सर्च और फाइंड, और बेटर है कि सर्च से भी अच्छा लिखा जाए क्या? फाइंड। तो आप चेक करो, ये 10 के 10 क्लोज टेस्ट जो मैंने डिस्कस किए, वो 10 के 10 क्लोज टेस्ट के समय साथ साथ में ग्रामर के प्रीपोजिशन के पॉइंट आए, कहीं पे ऑपोजिट सेंटेंस भी आते हैं, कहीं पे हिंट मिली, आगे जाके कहीं पे थीम कम आएगी। तो ये था आपका आज का एक क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के जो भी ट्रिक्स है और जो भी टिप्स है वो ये रही। सबसे पहला तो 8 मिनट में से 3 मिनट क्या कर लो, पूरा एक बार पढ़ लो, तब कोई आंसर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन माइंड उसके ऊपर वर्क करेगा। और दूसरी 5 मिनट में वापस जब पढ़ना है तो ऊपर पढ़ने में टाइम तो कम जाएगा, नीचे ऑप्शन फिल्टर करो, एक ऑप्शन अच्छा लगे तो वो आंसर मत लो, बाकी के 4 क्यों नहीं आएंगे पहले उसके ऊपर सोचो। अगर वो 4 चले गए तो एक फाइनल आंसर आपको लेना भी आएगा, और एक क्लोज टेस्ट ना तब 5 क्लोज टेस्ट के बराबर हो जाता है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10-10, 20-20, 50, 100 कितने क्लोज टेस्ट कर रहे होते हैं, 2-2 साल दे रहे होते हैं, 3-3 साल दे रहे होते हैं, फिर कहते हैं सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा तरीका ये है कि हर क्लोज टेस्ट को लेने के बाद पहली बार पढ़ने में ही आंसर देना शुरू कर देते हैं, और 10 में से देखें तो 4-5 ही सही होते हैं। तो अगर ये तरीके से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, आज मैं आपको 1-2 होमवर्क में भी देने वाला हूँ, अगर उसको अच्छे से किया जाए तो देयर आर गुड चांसेस कि इस बार हमारा इसी लॉकडाउन में, ऑफ कोर्स अब तो अनलॉक में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए, और जब एग्ज़ाम्स का दौर शुरू हो तो हमारा एक अच्छा वाला परफॉर्मेंस सामने उभर के आए, ठीक है। तो कमेंट के बहाने मुझे भी पता चल रहा है कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। जब एकेडमिक शेड्यूल चालू होगा तो ऑफ कोर्स चाहे कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, सबके ऊपर इक्वल ध्यान तो देना ही है, पर बाय डिफ़ॉल्ट वो थोड़ा हाईलाइट तो हो ही जाता है जो स्टूडेंट एक्टिव होता है, ठीक है। चाहे फिर इंग्लिश में हो, चाहे सर का मैथ्स आ रहा हो, चाहे करंट अफेयर्स आ रहा हो, चाहे रीजनिंग आ रहा हो, हर जगह मैं आपके कमेंट्स देख रहा होता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो बी एक्टिव, स्टे होम, स्टे सेफ। अब आगे की बात करूँ मैं तो लास्ट टाइम एक कमेंट मुझे और भी आई थी, आई थिंक श्रुति नायर, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि सर आरसी जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसका जो पैसेज का टोन हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैंने जानबूझ के जंबल के वीडियो में उसका आंसर ज़्यादा दिया नहीं था, और अब दे रहा हूँ क्योंकि क्लोज टेस्ट में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, मैं जब आपको कोई भी एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट, तो ऊपर के जितने भी पॉइंट आए ना, उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है वो ऑलवेज निकाल के फिर आगे की पढ़ाई करता हूँ। तो मैडम वेरी गुड कि आपने ये कमेंट में पॉइंट लिखा, तो बाकी सब बच्चे भी ये सुनेंगे। वो ये कि एनालिसिस में जितने पॉइंट पढ़े हो उसका मेन क्रक्स आ रहा है क्या, वो आप लिख रहे हो छोटे छोटे पॉइंट बना के। अगर वो लिखा जाए तो एनालिटिकल स्किल्स हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, सिर्फ इतना आंसर नहीं है मेरा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, जैसे क्लोज टेस्ट खत्म होगा, पैराग्राफ खत्म होगा, मतलब कॉम्प्रिहेंशंस, तो धीरे धीरे एनालिटिकल पैसेजेस को भी कवर करने का हम ज़रूर पॉइंट इसमें देखेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक
ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से एनालिसिस करते रहो, ठीक है। कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग द चैनल, ताकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो शायद जानते भी नहीं कि इतना एकेडमिक वर्क शुरू हो चुका है वो भी जुड़े। बस इस बात का ध्यान देना है। और अब आते हैं होमवर्क पे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो तब कितने बच्चों ने जंबल के समय आंसर्स दिए थे, कितने बच्चों ने क्लोस्टस में आंसर्स दिए थे, वो मैं ज़रूर उस वीडियो में उनका रेफरेंस लूँगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो होमवर्क में एक आपको क्लोस्टस दिख रहा है, कौन सा वाला क्लोस्टस आपको एक दिख रहा होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर की डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ लिखा वाला क्लोस्टस आप चेक कर सकते हो। एक वो आएगा, वो भी स्टोरी टाइप ही है, ये होमवर्क में दिया जा रहा है आपको, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 की बुक, लेवल 2 की बुक में मेरे पास तो है ही, आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं है, आपको ऑनलाइन यहाँ पे स्लाइड में अभी दिखेगा। और एक होमवर्क में मैं दे रहा हूँ क्लोस्टस नंबर 4, पीपल ऑफ इंडिया हैव डैश इंटरेस्ट्स। हम सब लोगों के इंटरेस्ट कैसे कैसे होते हैं, हमारी विचारधारा कैसी कैसी होती है। थोड़ा सा देखो टेक्निकल क्लोस्टस दे रहा हूँ, ठीक है, 2 हुए। और तीसरा क्लोस्टस नंबर 7 में आप देखोगे न्यू इंडस्ट्रीज सपोर्टेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा इकोनॉमिक लेवल पे अब जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप ये दोनों क्लोस्टस के आंसर्स भी दो, और जो क्लोस्टस अभी होमवर्क में सबसे पहले नंबर पे आया था स्टोरी वाला, जैसे ये किंग ऑफ रामपुर है, उसके आंसर्स में आपके कमेंट में आते हैं कि नहीं वो ज़रूर चेक करूँगा, और उस आधार पे नेक्स्ट वीडियो में क्लोस्टस का लेवल बढ़ा के डिस्कशन किया जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।